First question is dash income is the value of current income at base year prices. बेस ईयर के प्राइजेस पे जो इनकम मेज़र की जाती है उसको बोलते हैं रियल इनकम, वास्तविक आय या फिर रियल जीडीपी। अब रियल इनकम का क्या मतलब बनता है कि इसमें जो इनकम है नॉर्मली प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। तो रियल इनकम में क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, बेस ईयर के प्राइस लेते हैं। बेस ईयर वो ईयर है जो कि बीत चुका है, पास्ट ईयर है। रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ भी रियल जीडीपी है क्योंकि इसमें प्राइस लेवल कांस्टेंट रहता है, बेस ईयर के प्राइस को कंसीडर करते हैं और एक्चुअली में जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसको कंसीडर करते हैं, जो मात्रा में परिवर्तन आ रहा है उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फ्लो शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स में जो फ्लो हो रहा है गुड्स का, गुड्स के साथ, तो इसको बोला जाता है रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह। डिफरेंट सेक्टर्स लाइक प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, तो उनमें जो फ्लो हो रहा है गुड्स का, गुड्स के साथ फ्लो हो रहा है, मनी का इसमें कोई रोल नहीं है। इस टाइप के फ्लो को रियल फ्लो बोला जाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है और बदले में फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर सेक्टर को, तो इसी फ्लो को हम रियल फ्लो बोलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड टॉपिक है ये। टू सेक्टर इकॉनमी में दो सेक्टर्स आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कहा जाता है किस सेक्टर को? टर्जरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज द सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर है, टर्जरी सेक्टर, तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एसेट्रा। तीनों सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी सेक्टर आपस में रिलेटेड है। सर्विस सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को, और जो सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर उसे सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारा सेक्टर है इसे हम टर्जरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर है टर्जरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स इकॉनमी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बात हो रही है फ्लो की। फ्लो एक इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसे पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं। फ्लो के एग्जांपल लाइक नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है जिसके टाइम डिमेंशंस हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ये फ्लो वेरिएबल है। एक स्टॉक वेरिएबल होता है। स्टॉक क्या है? जिसका टाइम फिक्स होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल होता है। तो अभी इसका आंसर आएगा फ्लो, एक ऐसा वेरिएबल जो कि पीरियड ऑफ टाइम में मेजरेबल होता है, इसके टाइम डिमेंशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। फिक्स एसेट्स की वैल्यू का लॉस होना, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आना सामान्य टूट फूट की वजह से। तो ये जो टर्म है इसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब एक प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स को यूज़ करता है तो यूज़ करने पर या टाइम पैसेज की वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को ही डेप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास बोला जाता है। डेप्रिसिएशन का एक और ऑल्टरनेटिव नेम है विच इज़ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग, ये भी इसे हम बोल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेप्रिसिएशन, न्यूमेरिकल्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। एग्जाम्पल, 1 लाख की मशीनरी है, उसकी लाइफ है 10 साल की, तो हर साल कितना डेप लगेगा? हर साल कितने से एसेट की वैल्यू फॉल करेगी, कितने से वैल्यू गिरेगी? तो ये आएगा 10,000 रुपये। तो यही है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज environmental pollution caused by industries is a dash externality. इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रहा है जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है तो वो कैसी एक्सटर्नलिटी है? इट्स आंसर इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब होती हैं एक कंट्री में तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है नेगेटिव इम्पैक्ट और एक होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन द सेंस कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करा तो उससे पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन हो गया, वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है, तो फिर ये कैसा इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर, पब्लिक पर? नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द जनरल वेलफेयर। लोगों के भले के लिए, सामान्य कल्याण के लिए जब गवर्नमेंट एक सहायता करती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस देती है, मनी से रिलेटेड हेल्प करती है, तो इसे बोला जाता है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द जनरल वेलफेयर। सब्सिडीज़ या फिर आर्थिक सहायता, सब्सिडीज़ मिलने से प्रोड्यूसर की हेल्प होती है। और हेल्प कैसे होती है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे फार्मर को सब्सिडी मिल गई फर्टिलाइज़र पे तो फार्मर्स फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकता है। प्राइस को कम करती है सब्सिडीज़, प्रोडक्शन को इनकरेज करती है, इकॉनमी में प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। तो ये एक इकोनॉमिक हेल्प है प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो इसका आंसर रहेगा सब्सिडीज़ या फिर हम बोल सकते हैं आर्थिक सहायता। जैसे NIT कैसे कैलकुलेट होता है? नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को हम क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द डैश ऑफ एन इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में। जो कैपिटल गुड्स का स्टॉक है एक इकॉनमी का वो इंक्रीज करता है, वो है इन्वेस्टमेंट, वो है निवेश। इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि प्रोड्यूसर ने मशीनरी परचेज करी, मेट्रो बन गई, तो ये इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स हैं। और इन्वेस्टमेंट होगी तभी प्रोडक्शन हो पाएगा। और इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जब प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स में पैसा लगाता है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। और जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट में मशीनरी खरीद ली, मेट्रो बनवा ली। और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जब प्रोड्यूसर गुड्स में इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। वो कैसे कैलकुलेट होता है? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से ओपनिंग स्टॉक लेस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा ड्यूरिंग द ईयर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनल GDP इज़ द वैल्यू ऑफ GDP एट डैश प्राइजेस। जो नॉमिनल GDP है वो GDP की वैल्यू है किस प्राइस पे? करंट ईयर प्राइजेस पे। तो करंट ईयर के प्राइजेस पे जो GDP मेज़र की जाती है एक इकॉनमी में उसे बोलते हैं नॉमिनल GDP, मौद्रिक GDP। अब ये कैसे GDP है कि इसमें चेंज का रीज़न क्या हो सकता है? करंट ईयर के प्राइजेस को कंसीडर कर रहे हैं तो GDP का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस लेवल में चेंज आएगा तो GDP में चेंज आएगा। प्राइस इंक्रीज कर गया तो GDP इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस लेवल कम हो रहा है, GDP की वैल्यू कम हो जाएगी। ये रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ नहीं है। रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ कौन सी GDP है? रियल GDP। कंपैरिजन के लिए जो GDP यूज़ की जाती है वो रियल GDP है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को एस्टिमेट कर लिया एक बार से ज़्यादा के लिए, तो ये एक मिस्टेक है और इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब है कि जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो वैल्यू है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एक से ज़्यादा बार के लिए कैलकुलेट हो जाती है। डबल काउंटिंग की ये प्रॉब्लम है। ये क्यों अराइज होती है? इंटरमीडिएट गुड्स की वजह से। अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी नेशनल इनकम में कंसीडर कर लेते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स से ही तो फिर फाइनल गुड्स बनते हैं, तो एक गुड की वैल्यू एक से ज़्यादा बार आ गई, इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय डैश। इंडिया में जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो कौन करता है? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। CSO का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। बेसिकली नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है? NNP@, FC। और नेशनल इनकम होती क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, जिसे कि कौन अर्न करते हैं? एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स। प्रोडक्शन कहीं पे भी हो, बट मैटर क्या करता है इसमें? प्रोडक्शन कौन करे, इनकम का जनरेशन कौन करता है? नॉर्मल रेजिडेंट। तो यही होती है कंट्री की फिर नेशनल इनकम, जिसे कौन कैलकुलेट कर रहा है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। एक प्रोडक्शन मेथड है या वैल्यू एडिट मेथड, और एक एक्सपेंडिचर मेथड है, और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और इनकम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during an accounting year is known as। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसका प्रोडक्शन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, घरेलू सीमा में हो रहा है, एक अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं GDP। GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। और जो GDP है इसे मेज़र कर सकते हैं हम करंट ईयर प्राइजेस पे भी और बेस ईयर के प्राइजेस पे भी। करंट ईयर प्राइजेस पे जब GDP को मेज़र करेंगे तो उसे नॉमिनल GDP बोलते हैं, और बेस ईयर के प्राइजेस पे जब GDP को मेज़र करते हैं तो उसे रियल GDP बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।